आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 1.7, किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या। यहाँ पूर्णांकीय प्रांत दिया हुआ है, उसकी जगह पर क्षेत्र भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है कि अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन दिया है या फिर एक फील्ड दिया हुआ है तो उसका अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइदर जीरो होगा और ए प्राइम नंबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसके प्रूफ ये जो थ्योरम है वो 2018, 19, 21 3 साल तक आई हुई है, 18, 19 एंड 21। माना हम लेट करके चल रहे हैं कि d प्लस और इनटू एक पूर्णांकीय प्रांत है, यानी हम ये लेट करके चल रहे हैं कि d प्लस इंटू जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। इफ इट इज ए इंटीग्रल डोमेन तो इंटीग्रल डोमेन की जो सभी कंडीशंस थी वो अप्लाई होंगी। इंटीग्रल डोमेन की सभी कंडीशंस में सबसे पहला कि क्रमविन्मय वलय होगा, ये कम्यूटेटिव रिंग होगा, तत्समकी वलय होगा यानी आइडेंटिटी रिंग होगा, और शून्य भाजक रहित होगा। शून्य भाजक रहित का मतलब अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो आइदर a इक्वल्स टू 0 बनेगा और b इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों में से किसी एक कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। अब इंटीग्रल डोमेन है, हमें इसे प्रूफ करना है कि इसका जो अभिलक्षण है या तो शून्य होता है और यह अभाज्य संख्या। नॉर्मल कंडीशन लेके चलें तो z प्लस इंटू जो होता है वो पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है और उसका अभिलक्षण 0 होता है क्योंकि अपरिमित समुच्चय है वो। और अगर ZP प्लस P इंटू पी लेके चलते हैं तो ZP प्लस P इंटू पी जो है वो एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। कब? जब P एक अभाज्य संख्या होगी। हमने पहले एक थ्योरम कर चुके हैं कि ZP प्लस P इंटू पी एक पूर्णांकीय प्रांत होता है यदि P एक अभाज्य संख्या हो। हमने थ्योरम की थी, वही यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं बस कि अगर P कोई भी हमारे पास, अगर नॉर्मल कोई भी हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत लिया जाएगा तो उसका अभिलक्षण 0 होगा। लेकिन अगर कोई परिमित संख्या में अवयवों का समुच्चय ले लिया जाए जो पूर्णांकीय प्रांत को परिभाषित करता है तो वह अभाज्य संख्या होगी, तभी उसका अभिलक्षण जो होगा वो एक अभाज्य संख्या आएगी, अन्यथा 0 ही बनेगी। इसको प्रूफ करने के लिए माना P d प्लस गुणा का या सीधा कहते हैं पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है। पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन। हम लेट करके चल रहे हैं कि P जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन है। हम ये लेके चलते हैं कि P 0 नहीं है और हम ये प्रूव करेंगे कि P जो है वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। टू प्रूव P इज ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है, ये हम प्रूफ करेंगे इसमें। लेट करके चलते हैं, P भाज्य है। अगर P भाज्य है तो इसका मतलब P को किन्हीं दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, जहां P1 और P2 दोनों ही P से स्मॉलर कोई भी वैल्यू होगी और 0 से ग्रेटर वैल्यू को शो करेगा। या तो P 0 से बड़ी होगी और P से हमेशा कोई छोटी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर P के बराबर आ रहा है। अब जैसा कि हम अभिलक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं, अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब था कि Z के यानी जो पूर्णांकीय प्रांत है उस पूर्णांकीय प्रांत के किसी भी अवयव से गुणा करने पर अवयव का मान जो है वो किस में बदल जाएगा? 0 में। तो उसे हम उस वलय का, उस पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण कहते हैं। यहाँ P को एक पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण कह रहे हैं तो E तत्समक, क्योंकि तत्समकी वलय जरूर होगा, D का एलिमेंट होगा और अभिलक्षण की परिभाषा के अनुसार P को E से मल्टीप्लाई करने पर ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। P हमने लेट किया था P1 इंटू P2,
ई के इक्वल 0 आ जाएगा। ई तत्समक है P1 इंटू P2, इसको E इंटू ई भी लिख सकते हैं। तत्समक को तत्समक के मल्टीप्लाई करेंगे, तत्समक के बराबर आएगा। इसको P1E और इसको P2E लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय और तत्समक की वलय है, तो क्रम विनिमयता के नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। साचर्यता का नियम और क्रम विनिमयता का नियम लगाएंगे तो P1E इंटू P2E के रूप में लिखा जा सकता है। और सॉल्व करें इसको तो, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, हमने पूर्णांकीय प्रांत में कहा था कि शून्य भाजक रहित है। अगर शून्य भाजक रहित है तो दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल बनेगा। इसका मतलब P1E का मान 0 होगा या P2E का मान 0 होगा। E पूर्णांकीय प्रांत का अवयव था। P1 का E से गुणा करने पर 0 बन रहा है या P2 का E से गुणा करने पर 0 बन रहा है। इसका मतलब इस D का अभिलक्षण या तो P1 है या फिर P2 है। लेकिन यहां जो हम अभिलक्षण मान के चलते हैं वह सबसे छोटा अवयव होता है, उससे छोटा कोई और अवयव अभिलक्षण नहीं बन सकता। जैसे अगर आप Z5 प्लस 5 और इंटू 5 के लिए परिभाषित करते हैं तो इसका जो अभिलक्षण बनता है वो 5 होगा। 5 के बाद में 10 भी तो अभिलक्षण बन सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, क्योंकि 15 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो भी उसका जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा। लेकिन सबसे छोटा अवयव 5 होता है। 5 से छोटा कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो इसका अभिलक्षण बन सकता है। यहां हम कह रहे थे कि वलय का अभिलक्षण P है, और अगर P है तो P इंटू ई बराबर 0 बनना चाहिए। P के कोई भी छोटा अवयव है उसके कारण 0 नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां तो P1E बराबर 0 बन रहा है और P2E बराबर 0 बन रहा है। इसका मतलब D का अभिलक्षण या तो P1 है या P2 है, जो कि असंभव है। अगर ये असंभव है तो हमने जो माना था वो गलत है। P एक भाज्य संख्या ना होकर P एक अभाज्य संख्या है, जो हमें सिद्ध करना था। यहां पे लिखेंगे जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, अतः P एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें देख लीजिए R एक सेट दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन किया हुआ है। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए सबसे पहली कंडीशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन होने जरूरी हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि इसी के 2 एलिमेंट लेने पर, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो है वो इसी का एलिमेंट आना चाहिए, या जोड़ करने पर भी इसी का एलिमेंट आना चाहिए। अगर मैं एक एलिमेंट 2 और एक एलिमेंट 4 ले लेता हूं, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या यह एक बाइनरी ऑपरेशन है? तो यहां पे लिखेंगे कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन, हैंस इट इज नॉट ए रिंग। रिंग नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ए पार्ट था इसका, बी पार्ट 5x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z का मतलब है पूर्णांक, इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स में से पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 ±5 ±10 ±15 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि क्या r प्लस इंटू जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने से पहले हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा क्या ये वलय है या नहीं। वलय के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। अगर हम किन्हीं 2 एलिमेंट को लेके ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये सेट जो बनेगा वो एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो अब इंटीग्रल डोमेन की जो कंडीशंस थी वो सारी अप्लाई करके देखेंगे।
इंटीग्रल डोमेन की कंडीशंस अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स लिखने जरूरी हैं। अगर नहीं समझ में आए, ना समझ में पता लगे, तो हमें सारे स्टेप्स फॉलो करके देखने पड़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन की पहली शर्त थी आर प्लस जो होता है वो आबेली ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस आबेली ग्रुप का मतलब कौन कौन सी कंडीशन थी, जिसमें सबसे पहले एसोसिएटिव, एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, हमें उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। फिर था तत्समक, जीरो इसमें अवेलेबल है यानी इसमें तत्समक भी विद्यमान है। थर्ड कंडीशन थी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी तो जीरो आ गया, इनवर्स था। इनवर्स का मतलब 5 का इनवर्स -5 है, 10 का इनवर्स -10 है, ऐड करोगे जीरो आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स भी है। कर्म इनमें था, एडिशन में ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इसका मतलब आबेली ग्रुप बनेगा। तो आपने यही कंडीशन सारी की सारी इसमें शो करते हुए लिखना है कि R प्लस एक आबेली ग्रुप को डिफाइन करता है। फिर सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी थी कि R इंटू में सबसे पहले साचरे था, एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, हमें उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। उसके बाद में आता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कर रहे हैं, तत्समकी और क्रम विनिमय वलय भी बनना चाहिए। तत्समकी का मतलब हम तत्समक चेक करेंगे इसमें कि आइडेंटिटी है या नहीं। आइडेंटिटी किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 5 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आ सकता है, 1 से। क्या 1 इसमें विद्यमान है, 1 इसमें विद्यमान नहीं है। अगर 1 विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब तत्समक नहीं है, और अगर गुणन का तत्समक नहीं है तो ये तत्समकी वलय नहीं है, और अगर ये तत्समकी वलय नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। तत्समकी वलय नहीं होने पर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। हमारा बी पार्ट प्रूफ हो गया। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो क्षेत्र को देखने की जरूरत ही नहीं आगे। सी पार्ट, सी पार्ट में हमें दिया है a प्लस √2b, a और b दोनों प्रिमेय संख्याएं हैं। अगर a और b दोनों प्रिमेय संख्याएं हैं तो इसके लिए सबसे पहले r प्लस और इंटू के लिए हम चेक करेंगे क्या यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। द्विआधारी संक्रिया के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, सबसे पहले कोई भी दो एलिमेंट लें, इसमें हमें a प्लस √2b दिया हुआ है और हमें चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया प्लस और इनटू के लिए क्या यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। नियम क्या है वो जरूर देख लीजिए। a और b दोनों प्रिमेय संख्याएं आनी चाहिए और √2 से गुणा होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई पार्ट बनता है तो ही ये इस समुच्चय से संबंधित अवयव होगा, अन्यथा वो समुच्चय से संबंधित अवयव नहीं है। पहले हम बाइनरी ऑपरेशन चेक करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन के लिए मान लेते हैं एक अवयव तो है a1 बराबर a प्लस √2b और a2 बराबर मान लेते हैं x प्लस √2y। अगर a1 और a2 को जोड़ करें तो ये बनेगा a प्लस x प्लस √2 गुना b प्लस वाई। a, b और x और y दोनों प्रिमेय संख्याएं हैं और दो प्रिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक प्रिमेय संख्या ही बनेगी। यानी ये जो पार्ट बना, एडिशन बना, वो एडिशन ऑलवेज इसी सेट से रिलेटेड आ रहा है, इसी समुच्चय से संबंधित आ रहा है अवयव। अगर इसी समुच्चय से संबंधित अवयव आ रहा है, इसको r से व्यक्त कर रहे हैं हम, तो ये बिलोंग करता है r से, अर्थात एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब एक द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित करता है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में a1 का गुणा a2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करें a का इन दोनों से गुणा ax प्लस √2ay √2bx प्लस 2by। इसमें ax प्लस 2by अलग हो जाएगा, √2 कॉमन लेने पर ay प्लस bx के रूप में अलग हो जाएगा। फिर से
सभी प्रिमेय संख्याएं हैं, गुणा करके जोड़ने पर भी प्रिमेय संख्या ही बनेगी, यानी एक रेशनल नंबर ही बनेगा ऑलवेज। ये भी एक रेशनल नंबर ही बनेगा, प्रिमेय संख्या ही बनेगी। इसी रूप का एक हमारे पास पार्ट बन रहा है, यानी जो एलिमेंट आया वो भी अगेन आर से रिलेटेड आ गया। अगर इस सेट आर से रिलेटेड है तो इसका मतलब इनटू भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें प्रूफ करना है पहली कंडीशन, इसमें आर प्लस जो है वो एक आबेली ग्रुप है। आर प्लस इंटीग्रल डोमेन्स प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए D1 ले लेते हैं इसको। आर प्लस आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप में पहली कंडीशन आप लिखेंगे आर प्लस एसोसिएटिव साचर्यता। इसमें डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हैं, एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, जोड़ जो होता है वो कभी भी साचर्यता का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें साचर्यता का नियम पालन नहीं करता हो। तो यहां लिखेंगे कि प्लस जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, एडिशन जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव है। अगर ये एसोसिएटिव है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन D12 आर प्लस में तत्समक आइडेंटिटी। हमें बताया है कि एडिशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी क्या होती है, 0। हम 0 को 0 प्लस अंडर रूट 2 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर अंडर रूट 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही बनेगा। इसका मतलब ये जो भाग बन रहा है वो 0 के रूप में परिभाषित हो रहा है, और ये R का एलिमेंट जरूर बनेगा क्योंकि 0 एक प्रिमेय संख्या होती है। अगर 0 एक प्रिमेय संख्या है तो 0 प्लस अंडर रूट 2 0 के रूप में लिखी जा रही है। अगर इस रूप में लिखी जा रही है तो ये R का अवयव बनेगा, R का अवयव बनेगा। तत्समक है, तत्समक क्यों है, क्योंकि A1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो A1 के बराबर आएगा, जो 0 प्लस A1 के बराबर होगा, तत्समक विद्यमान है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन, R प्लस जो है वो प्रतिलोम इनवर्स। अगर A प्लस अंडर रूट 2b में माइनस A माइनस अंडर रूट 2b ऐड कर दें, रिजल्ट जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ये माइनस A माइनस अंडर रूट 2b जो है वो भी हमारे पास R से रिलेटेड होगा, क्योंकि माइनस A भी प्रिमेय संख्या और माइनस B भी प्रिमेय संख्या है, और दो प्रिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स को उस रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, अर्थात R का ही एलिमेंट बनेगा और प्रतिलोमी की कंडीशन, इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लास्ट कंडीशन R प्लस में कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में एडिशन ऑलवेज क्रम विनिमय होता है, एडिशन ऑलवेज कम्यूटेटिव क्रम विनिमय कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्रम विनिमयता के नियम को पालन करता है तो कम्यूटेटिव की कंडीशन भी इसमें अप्लाई होती है, अर्थात R प्लस जो है वो क्या है, आबेली ग्रुप है। पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। इसमें सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, R इंटू साचर्यता एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, यानी गुणा जो होता है वो हमेशा एक साचर्यता के नियम का पालन करता है, अतः ये साचर्य कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर D22 R इंटू में तत्समक यानी आइडेंटिटी, हम एक को 1 प्लस अंडर रूट 2 0 के रूप में लिख सकते हैं। एक भी प्रिमेय संख्या है, 0 भी प्रिमेय संख्या है,
दोनों परिमेय संख्या को इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो इसका मतलब ये r का अवयव बनेगा, और अगर a1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 आएगा, या 1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 ही प्राप्त होगा, अर्थात तत्समक इस r में विद्यमान है, तत्समकी वलय के रूप में परिभाषित हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास कंडीशन ये लिख लीजिए पहले, बाद में मैं आगे करवा देता हूं इसको। D23 की बात कर रहे हैं हम, तत्समक तक हमने सिद्ध कर दिया, R इंटू इसमें क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है। नॉर्मल संख्याओं के लिए हमेशा कम्यूटेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओनली मैट्रिक्स के लिए ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर मैट्रिक्स दी होती तो हम डायरेक्ट कह देते कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन बाकी सभी संख्याओं के लिए कम्यूटेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 संक्रियाएं थी, साचर्यता, तत्समक और क्रम विनिमयता, तीनों नियम को पालन करता है। लास्ट कंडीशन बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A1 A2 प्लस A3 लेके चलेंगे। रिजल्ट जो आएगा वो A1 इंटू A2 और A1 इंटू A3 के रूप में आएगा। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। आप जब भी गुणा करते हैं तो गुणा जो होता है वो जोड़ के लिए हमेशा बंटनता गुणधर्म को पालन करता ही करता है। तो उसको प्रूफ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें कि A1 इंटू A2 प्लस A3 हमेशा A1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू A3 के बराबर होगा। इसी प्रकार A1 प्लस A2 इंटू A3 हमेशा बराबर होगा A1 इंटू A3 प्लस A2 इंटू A3, अर्थात R प्लस इंटू में बंटनता नियम लागू है। अगर बंटनता नियम सारे के सारे नियम लागू हो रहे हैं तो एक और रह गया हमारा, हमें इंटीग्रल डोमेन चेक करना था। इंटीग्रल डोमेन तभी चेक होगा जब इसके अंदर शून्यभाजक रहित हो। अगर शून्यभाजक रहित चेक करना है तो आपको चौथी कंडीशन इसमें ये चेक करनी पड़ेगी, क्या यह शून्यभाजक रहित है या नहीं। शून्यभाजक रहित का मतलब क्या था कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 लेंगे तो या तो पहली संख्या 0 आएगी या दूसरी संख्या 0 बनेगी। इसको चेक करने के लिए a प्लस अंडर रूट 2b का गुणा x प्लस अंडर रूट 2y से करते हुए बराबर में 0 प्लस अंडर रूट 2 0 के रूप में लेके चलेंगे। हम इसमें चेक करेंगे या तो a और b दोनों का मान 0 आना चाहिए या x और y दोनों का मान 0 आना चाहिए। दोनों में किसी एक का मान 0 बनना चाहिए। इसका गुणा किया था हमने। इसका गुणा करने पर जो हमारे पास मान आया था यह था ax प्लस 2by प्लस अंडर रूट 2 ay प्लस bx बराबर 0 प्लस अंडर रूट 2 0। अगर कंपेयर करें, क्योंकि ये बोथ पार्ट विदाउट जीरो डिवीजर चेक कर रहे हैं और विदाउट जीरो डिवीजर में 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल लेके चल रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पर ये जो 2 पार्ट हैं वो इसके इक्वल तभी आ सकता है जब ये पहला पार्ट पहले के 0 के इक्वल और दूसरा पार्ट भी 0 के इक्वल आए। इसका मतलब हो गया कि ax प्लस 2by 0 के इक्वल हो एंड ay प्लस bx 0 के इक्वल बने। ये दोनों पार्ट अलग अलग 0 के इक्वल बनेगा तो ही हमारे पास इन दोनों का जोड़ जो है वो 0 बन सकता है, अन्यथा दोनों का जोड़ 0 कभी भी नहीं बन सकता। और इन दोनों को सॉल्व करने पर या तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है कि a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0, या हमारे पास कंडीशन बनेगी x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। और कोई कंडीशन बन रही हो तो चेक कर लीजिए। a और b के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो a और b के लिए सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों में
सबसे पहले इसको x से, इसको y से, इसको x से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी जो 0 आएगी। और फिर इसको अगर b की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू 0 आ जाएगी और इसी प्रकार से आगे का पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब या तो a 0 बन रहा है और b 0 बन रहा है, या x 0 और y 0 बन रहा है। a 0 b 0 का मतलब हो गया कि a प्लस अंडर रूट 2 b का मान 0 है, या x प्लस अंडर रूट 2 y का मान 0 है। दो का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल लेके चल रहे थे, उनमें से कोई एक 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात दिया गया जो मान है वह एक r प्लस इंटू इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांकीय प्रांत है। इसके साथ में एक और चेक करना है, क्या ये क्षेत्र है? क्षेत्र कैसे सिद्ध होगा? क्षेत्र के लिए एक ही कंडीशन रह गई, कौन सी? प्रतिलोम। शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं है वो जांच करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर प्रतिलोम की जांच करनी है तो मल्टीप्लिकेशन अभी अभी हमने किया था, ये रहा। हम मान के चलते हैं कि a प्लस अंडर रूट 2 b का मल्टीप्लाई x प्लस अंडर रूट 2 y से करने पर रिजल्ट जो आएगा वो 1 प्लस अंडर रूट 2 0 के रूप में प्राप्त होता है। हम r इंटू के लिए प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं या इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई ax प्लस 2by प्लस अंडर रूट 2 bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 2 0। ये मान फिर से तुलनात्मक अध्ययन करने पर इसमें ये बनेगा ax प्लस 2by इज इक्वल्स टू 1 और bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 0। हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है तो इसको a से मल्टीप्लाई और इसको 2b से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। अगर इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2b से करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर आ जाएगा इंटू x इज इक्वल्स टू a। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए उल्टा कर देते हैं, इसमें इसको अब की बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। y का मान निकालना है a b से और इसको a से और घटा देते हैं। अगर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू b। y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोनों में ही देखिए ये जो x और y के मान है उसके अनुसार x प्लस अंडर रूट 2y जो बन रहा है वो बनेगा a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लेके x प्लस अंडर रूट 2y के अंदर x और y का मान रख दिया। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें a प्लस अंडर रूट 2b से 1 आ जाएगा। ये जो मान है वो उसी रूप में प्राप्त हो रहा है जो हमारे पास समुच्चय परिभाषित किया था 1 प्लस अंडर रूट 2b के रूप में। 1 प्लस अंडर रूट 2b के रूप में कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 b बटे a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर के रूप में। ये भी प्रिमेय संख्या, ये भी प्रिमेय संख्या और अंडर रूट 2 से गुणा करते हुए जोड़ कर रहे हैं या घटाव कर रहे हैं, अर्थात ये जो भी अवयव आया है वो हमारे पास r का एलिमेंट बन रहा है। प्रतिलोम भी विद्यमान है, क्षेत्र को परिभाषित करेगा, एक क्षेत्र है, इंटीग्रल डोमेन भी है और क्षेत्र को भी परिभाषित करता है।